बोंग मदद करना चाहता है लेकिन वांगजी ने मना कर दिया। कृपया बचा लीजिए, हाथ जोड़ते हैं। क्यों बचाए? हमसे मदद क्यों चाहिए? अगर हम रहे तो शांति भंग हो जाएगा। मदद उनसे मांगो जिसके वजह से ये गांव फल फूल रहा है, जिसका रखेल बनाकर इसे भेजा था। मैंने साफ मना किया था, मदद नहीं करेंगे। शोशो बोंग, चलिए। बोंग तुरंत वांगजी के पास पहुंचा। बेटा, उनको मदद की जरूरत है, हमें मदद करना होगा, वरना वो लड़की मर जाएगी। वो लड़की जानता हूँ उसे, किसी भी नाम है। तो मदद करने से मना क्यों किया? किसी का रखेल बनकर जीने से अच्छा मरना है शोशो। अब वो किसी की बेटी नहीं रही, किसी का पत्नी नहीं है, वो बस एक खिलौना है। उसे बस इस्तेमाल करने के लिए रखा गया है। खिलौना? क्या ये सच है? वो फूल सी लड़की किसी का खिलौना है? माँ इंतजार कर रही होगी। बाव और मैं को बहुत याद कर रहा हूँ। चलो चलते हैं शोशो। लिंग वाले तो जाना चाहता था लेकिन किसिमी की माता पिता और भाई ने जाने नहीं दिया। रास्ता रोका, पैर पकड़ा, गिराया। हम इस गांव के नहीं हैं। 2 पल के लिए मैंने मदद करने के बारे में सोचा था, लेकिन हमने आप सबका वक्त बर्बाद किया। अब आप लोग वक्त बर्बाद मत कीजिए। बिना वक्त बर्बाद किए किसिमी को लेकर मुखिया डोंग के पास जाइए, वो बचा लेगा। डोंगलू कुछ नहीं कर सकता, ये बात सबको पता है। किसिमी की पिता ने बताया, डोंगलू ने मना कर दिया और कहा जो हुआ उसमें किसिमी की गलती है। गलती किया है जब भुगते। ये सुनने के बाद जुइमिंग गांव के लोग गुस्से से आग बबूला हो गए। आखिर डोंगलू ऐसा बोल भी कैसे सकता है? शोशो, कर दो इलाज। किसिमी को तुरंत घर ले जाया गया और दूसरे तरफ बाकी के लोग डोंगलू के घर पहुंचा। सबने डोंगलू को बहुत सुनाया और तोड़फोड़ करने लगे। तुम्हारे बारे में वांगजी ने उस दिन जो कहा वो सच था। तुम धोखेबाज हो। हमारे कंधे पर पैर रखकर तुम ऐसा दिखाते हो जैसे तुम्हें हमारी परवाह है। उसने सच कहा। खेत तुम्हारा ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा इस्तेमाल तुम करते हो और सौदा होती है हमारी बेटी बहनों की, हमारे बच्चों की। हम अपना झील बनाएंगे और तुम्हारे परिवार को निकाल फेंकेंगे। डोंगलू तो डर ही गया। वो अपनी बेटियों के साथ घर के अंदर बंद है। उस तरफ बोंग और कुछ लोगों ने मिलकर किसिमी की इलाज कर दी, लेकिन बोंग ने कहा किसिमी को बुरी तरह पीटा गया है और उसके सिर को दीवार में 1-2 बार मारा गया होगा। जितना हो पाया उन लोगों ने इलाज किया। अब किसी बड़े वैद्य के ऊपर ही भरोसा कर सकते हैं, तो तुरंत बड़े वैद्य को बुलाया जाए। अब असल बात तो ना ही किसिमी के घर वालों के पास इतना रकम है कि बड़े वैद्य से इलाज करवा सके, और दूसरी बात कोई भी बड़ा वैद्य आसपास है ही नहीं। बड़े वैद्य तो कबीला में हुआ करते हैं। दोपहर तक जासूस सूचना लेकर चिंगहेंजुन के पास पहुंचा। जो कुछ हुआ उसने सब बताया। ये भी बताया किसी बड़े वैद्य की जरूरत है। वो लोग दरबार में बात कर ही रहे थे, तभी एक लैंड शिष्य पहुंचा और उसने एक लिफाफा दिया। बड़े वैद्य की जरूरत है, नाई को भेजिए। वांगजी अभी तक वही है? हाँ, वो अभी भी वही है। गुस्से में था वो। खैर, लिफाफा के हिसाब से महोदया वैद्य को भेज दिया गया। फिर 4 दिन बीत गया। अब जुइमिंग गांव के पुरुष लिंग गांव के पुरुषों के साथ मिलकर झील के लिए खुदाई करने में व्यस्त है। किसिमी के घर वाले किसिमी के साथ घर में ही मौजूद है। काफी दुखी है। पूरे घर में मायूसी छा गई है। फिर चिंगहेंजुन पहुंचा। इन दिनों वो बेटे के सामने आने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। वो सोच रहा था आखिर उसे क्या करना चाहिए, क्या करना सही और क्या करना गलत होगा। खैर, अभी वो जानना चाहता है आखिर किसिमी के साथ हुआ क्या। दूसरी तरफ जहाँ झील बन रहा है वहाँ विंग का माता पिता पहुँचा। वांगजी के सामने दोनों बहुत शर्मिंदा है। गर्दन झुका कर रखा है। कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। कुछ देर से वांगजी भी बस देखे ही जा रहा है, लेकिन दोनों में से कोई भी ना ही गर्दन उठा रहा है और ना ही कुछ कह रहा है। विंग ठीक है, हमसे बड़ा गलती हो गया। अब हमें वापस कर दो लेन वांगजी। हम दोबारा वैसा गलती कभी नहीं करेंगे। वो बहुत खुश है। हर दिन विद्यालय जाया करता है।
उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित आप दोनों को होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए खतरा आप दोनों ही बन गए। अब वो मेरे बिना नहीं रह सकता। ज़्यादा ज़रूरी बात, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। आप दोनों पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है। वैसे भी आप दोनों ने विंग को त्यागने का मन बना लिया था। वो मेरे साथ खुश और सुरक्षित है। ज़िंदगी में आगे बढ़िए। क्या वो हमें याद नहीं करता? शुरू से आज तक उसने कभी आप दोनों का जिक्र नहीं किया। विंग की माँ फूट फूट कर रोने लगी। क्या विंग अब उनसे इतना नाराज है कि एक बार भी जिक्र नहीं किया? बातचीत के बीच ही वहाँ झावलोंग पहुँच गया और विंग के माता पिता चले गए। अब गांव में झावलोंग मौजूद है, लेकिन किसी के बारे में जानने के लिए नहीं, बल्कि चल रहे काम को रोकने के लिए। उसने वांगजी को काम रोककर चले जाने कहा। दक्षिण के तरफ से बहकर आए नदी आपका है। मुझे लगता है आपको नदी का दिशा बदल देना चाहिए। ये ज़मीन जुइमिंग वालों का है। आपका नदी इनके ज़मीन का आधा हिस्सा खा गया। ये नदी ऐसे ही बहेगा, ये पहले से तय था। हमारे पूर्वज के वक्त से बहते आ रहे हैं ये नदी। लेकिन आपके और हमारे पूर्वजों ने कभी जुइमिंग के पूर्वजों से भुगतान के रूप में बेटा बेटी या बच्चों का सौदा नहीं किया था। 15-16 साल पहले ये प्रथा आप लोगों ने बनाया है। अपने नदी का दिशा बदल लीजिए। उत्तर से आए नदी का दिशा मैं बदल दूंगा। अब ज़रूरत नहीं इन दो नदियों में मौजूद पानी का। अब यहाँ इन गांव वालों के पास खुद का पानी होगा। बच्चे का सौदा हुआ था, ये तुम्हें कैसे पता? क्या इसमें कुछ नई बात है? सीधे मुँह जवाब नहीं देते। तुम्हें तुम्हारे पिता का घमंड है। मेरा सिर्फ माँ है। शोशो बोंग, चलिए काम करते हैं। खाना भी खाना है, भूख लग रहा है। ये बात वांगजी ने झावलोंग के आंखों में देखकर कहा और जाने लगा। कुल प्रमुख, ये लड़का हिम्मत का जर है। अगर हम इसे ख़त्म कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। भूल रहे हो, चिंगहेंगजुन का बेटा है वो। अगर ऐसा किया तो वो हमारा साथ छोड़ देगा और दुश्मनी पैदा हो जाएगा। उनको पता भी नहीं चलेगा उनका बेटा कैसे मरा, या जिंदा है भी या नहीं। क्या पता नहीं चलेगा? उन सब ने तुरंत नजर पीछे किया। देखा चिंगहेंगजुन खड़ा है। नाम लेते ही हाजिर। उम्र काफ़ी लंबा है तुम्हारा। चिंगहेंगजुन और झावलोंग बात करने साइड में चला गया। किसी से मिला मैं। शायद तुम भूल रहे हो, हम दूसरों के रखेलों का नाम तभी ले सकते हैं जब दरबार में सौदा चल रहा हो। नियम भुला नहीं हूँ, बस जानना चाहता हूँ तुमने उसे चोट क्यों पहुँचाया। उसके मुंह से ही जान लो, बेहतर होगा। बताने की हाल में नहीं है वो, सदमा लगी है उसे। तुम्हारे और मेरे पास बराबरी का रखेल है। तुम किसे ज़्यादा पसंद करते हो? किसी को नहीं। कोई तो होगी जिसे तुम दूसरों के मुकाबले ज़्यादा पसंद करते हो। प्यार किससे करते हो? अपनी पत्नी से। अच्छा, जो अभी वर्तमान में रानी है उससे? नहीं, मैं अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ उसकी बात चल रही है जो रखेल है और भाग गई। चिंगहेंगजुन खुद को शांत रखने की कोशिश करने लगा। कमाल करते हो तुम भी। पहले पत्नी बनाया, फिर रखेल बना दी, और अब फिर से पत्नी कहकर पहचान करवा रहे हो। वैसे उसकी तो बोली लग चुका था। किसके पास भेजने वाले थे तुम उसे? किसी के पास नहीं, रानी की बोली नहीं लगती। छुपाओ मत, ये बात छुपी नहीं है। उसकी बोली लग चुकी थी। तुम किसी और के पास भेजने वाले थे, वो भाग गई, ये भी छुपी नहीं है। वैसे सच बताना, क्या सच में वो इतना उबाऊ महसूस करवाती थी तुम्हें? क्या सच में उसके साथ बिल्कुल मज़ा नहीं आता था? मेरे प्रति वो वफादार थी, धोखा मैंने दिया। अच्छा, तो बात ये है। खैर, महसूस करो। मान लो तुम दोनों अंधेरी रात में एक दूसरे के साथ आनंद ले रहे हो। तुम उसे उतना चाहते हो जितना तुम किसी और को नहीं चाहते। घंटों तुम्हें बाहों में लेने के बाद अगर आखिरी वक्त में तुम्हारा नाम ना लेकर वो मेरा नाम ले, कैसा लगेगा? वो ऐसी कभी नहीं करेगी, वो वफादार है। बस मान लो। समझ गए तुम? हाँ, लेकिन किसीमी ने किसका नाम लिया? किसीमी वो थी जिसे मैं दूसरे रखेल के मुकाबले ज़्यादा पसंद करता था।
पत्नी से ज़्यादा वक्त उसके साथ गुजारा करता था, छोटे बड़े हर चीज़ का ख्याल रखा। लेकिन वो तुम्हें नहीं भूल पाई। वो तुम हो जिसका उसने नाम लिया। घंटों तक मुझे बाहों में लेते हुए वो तुम्हें कल्पना कर रही थी। मुझे रोकने के लिए अगर वो तुम्हारा नाम ना लेता तो आज अभी वो मेरे साथ खड़ी होती। चिंगहेंजुन थोड़ा हैरान हुआ। तुम्हारा गुस्सा सिर्फ उस पे है या मुझ पे भी? शायद तुम पहले उससे मिले हो, शायद तुम दोनों के बीच कुछ था। मिला हूँ, लेकिन कुछ नहीं है। पहली रात जब मैं उसके साथ था तब मुझे लेते हुए उसे कष्ट हो रही थी। यानी तुम्हारे और उसकी शारीरिक संबंध नहीं था? कुछ भी नहीं था, ना ही प्यार ना ही पसंद। बस वो मुझे चाहती थी। अब जाकर उसकी इच्छा पूरी कर सकते हो तुम। और तुम्हारा बेटा बहुत ढीठ है, अपने बातों पे अड़ा रहा वो, है ना? क्या खाकर पैदा किया उसे? माँ पे गया है। मुझसे ज़्यादा हिम्मत है उसमें। एक बार करने का सोच लिया तो पीछे नहीं हटता। तुमसे नफरत करता है वो, हमसे भी। तुम अंदर नहीं झांक पाए हो। पिता हूँ उसका, मुझे पता है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, बस मेरी कुछ आदतों से थक चुका है। उसके जुबान पे तुम्हारा नाम तक नहीं है, बस तुम्हारे लिए कड़वा शब्द ही निकलता है। अगर झांक पाओ तो दिल पे झांक कर देखो। मेरे लिए प्यार बहुत है। लगता है तुमने उसे स्वर्ग की सैर नहीं करवाया है। कभी उसे भी अपने रखेलों के साथ स्वर्ग की सैर करने का मौका दो। मेरे तरह नहीं है वो। झील बन रहा है, अब क्या करोगे? जितना भी कोशिश कर लो उसे रोक नहीं पाओगे। बहुत जिद्दी है वो। बेकार में अपना वक्त और ताकत बर्बाद करने से अच्छा ना ही करो। तो क्या ये मान लो अब तुम चलते आ रहे प्रथा को तोड़ना चाहते हो? हाँ, ज़रूरत नहीं अब आगे बढ़ाने की। रोक दो यहीं पे सब कुछ। नहीं चाहिए अब किसी की बहन बेटी बच्चे। चलता हूँ। और हाँ, मेरे बेटे को अगर एक खरोच भी आया, बात कितने आगे बढ़ाऊंगा तुम जानते ही हो। यह कहते हुए वो बिना पीछे मुड़े जाने लगा और झाओलोंग खामोश देखता रह गया। उसने हमारी बातें सुन लिया था, फिर भी ऐसा रहा जैसे कुछ सुनाई नहीं दिया। दोपहर के वक्त वांगजी अकेला खाना खा रहा है। थक गए हो ना? आप यहाँ क्यों है? अपने बेटे को देखने आया हूँ। क्या कबीला में कोई काम नहीं रहा? क्या इतना बेरोजगार हो चुके हैं आप? बेटे को देखने के लिए बेरोजगार होना पड़ा। जो भी कहना है सीधे मुद्दे पे आओ। कोई मुद्दा लेकर नहीं आया हूँ। फिर भी एक सवाल है, तुम्हारा वो छोटा सा पत्नी कहाँ है? क्या तुमने उसे माता पिता को सौंप दिया? अपना बुरा नज़र और हाथ दूर ही रखिए उससे। जहाँ भी है बहुत खुश है, अच्छा है और ज़िंदगी की मज़ा ले रहा है। आपके तरह जुल्म नहीं करता मैं उसके ऊपर। याद है मुझे, भूला नहीं हूँ। तुम्हारे नज़र में मैं इतना गिर चुका हूँ। उस बच्चे पे मेरा गलत नज़र कभी नहीं था। मैंने जुल्म किया था, मैं ये इनकार नहीं करता। लेकिन आपने उसके लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। घर कब आओगे? कभी नहीं। तुम्हारे लिए एक भाई लाने के बारे में सोच रहे हैं हम। हाथ में मौजूद निवाला वांगजी ने अचानक पिता के मुंह में दे दिया और नज़र चेहरे पे किया। अपना बेहतर कीजिएगा, इस बार भाई ही चाहिए। जिस दिन भाई आएगा उस दिन मैं खुद घर आ जाऊंगा। मैं मजाक कर रहा था, क्या इसने गंभीर ले लिया? क्या सच में? अगर भाई हुआ तो वो खुद घर आ जाएगा? किस तरह आप मुझे भाई लाकर देंगे इंतजार रहेगा। ये तो तय हो गया, आप झूठे हैं। चिंगहेंजुन को बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसी के वजह से आज झाओलोंग ने लियांगहुआ के ऊपर इतना सवाल किया और वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पाया, क्योंकि गलती उसी का है, जिस वजह से वो अब लियांगहुआ के लिए अच्छी तरह सफाई भी नहीं दे सकता। रात के वक्त चिंगहेंजुन लेटा है और इमी मसाज दे रही है। बस हो गया,
रहने दो। मुझे पता है आपको पसंद नहीं आया। कोई भी मेरी लियांगहुआ की बराबरी नहीं कर सकती। कितने महीनों से ज़बरदस्ती खाना खा रहा हूँ। खा भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी लियांगहुआ को ढूंढना है, और ढूंढने के लिए जीना ज़रूरी है। आपने तो ढूंढना ही छोड़ दिया। एमी, मैंने बस मजाक किया था, लेकिन वांग जी ने कहा अगर इस बार भाई हुआ तो वो खुद घर आ जाएगा। हाँ, उसे भाई चाहिए? आपने उसे मुयांग के बारे में नहीं बताया? नहीं, उसे अपनी माँ से भाई चाहिए, यूशी से नहीं। शायद वो कभी मुयांग को स्वीकार नहीं करेगा। आज तक मैं ही यूशी को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पाया। कभी कभी मुयांग की मासूमियत देखकर बहुत प्यार आता है। अगर वांग जी को सच पता चला, उसके नज़र में मैं और गिर जाऊंगा। उसे नहीं पता उसकी माँ मुझे छोड़कर चली गई। मैंने पत्नी और बच्चों को खुद से दूर कर दिया। वांग जी इतना भी हृदयहीन नहीं है, वो जरूर मुयांग को स्वीकार करेगा। उसकी माँ नहीं रही, महीनों से लापता है। मैं ढूंढने में कामयाब नहीं हो पाया। ये जानने के बाद वो कुछ भी कर सकता है, हृदयहीन भी बन सकता है। जब भी वो कबीला में होता था, मुझे डर लगा रहता था कहीं वो अचानक से तुम में से किसी पे जानलेवा हमला ना कर दे। आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। उसने कभी हम पे नज़र नहीं किया, फिर हमला क्यों करता? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ इमी। माँ की दुख देखा नहीं जाता उससे। लियांगहुआ के साथ जो हो रहा था उसके लिए वो मुझे और तुम सबको जिम्मेदार मानता है। मैं लियांगहुआ को ढूंढ लाऊंगा और जैसा वो चाहेगी वैसा ही करूँगा। इंगहुआ की पैदा होने के बाद से मैंने तुम में से किसी को हाथ नहीं लगाया। यूशी को भी नहीं? उसे भी नहीं। हर रात लियांगहुआ की याद में उसकी कक्ष में सोता हूँ। तरस गया हूँ उसकी बाल और शरीर की खुशबू महसूस करने को। प्यार चाहता हूँ। मैं समझ सकती हूँ। उम्मीद है वो आपको जल्दी मिल जाए और आप फिर से एक बेटे का तैयारी करें। मेरी बेटी, वो भी बड़े होने के बाद अपने गग के तरह मुझसे गुस्सा रहने लगेगी, शायद नफरत करने लगे। बिल्कुल नहीं, आपके बच्चे इतने भी बुरे नहीं हैं जितने आप उनके बारे में सोचते हैं। एमी, एक अच्छा पिता और जांगफू बनने का क्या मुझे एक मौका मिलेगा? जरूर मिलेगा। आप शुरुआत मुयांग से कीजिए, आखिर वो भी तो आपका ही है। भले ही यूशी पे ध्यान ना दे, लेकिन मुयांग तो बच्चा है, मासूम है वो। दूसरी तरफ मैडम लैन नन्हे विंग के हानफू को सिल रही है, जो आज शाम को खेलते वक्त फट गया। जांगफू गुस्सा करेगा ना मामा? नहीं बाओ, वो गुस्सा नहीं करेगा। ये फटा नहीं है, बस इसके धागे निकल गए थे। पूरा होने के बाद ये फिर से पहले की तरह दिखने लगेगा। जांगफू ने कहा ना काया मामा? तुम महसूस कर सकते हो? मैं बात कर सकता हूँ। अब नन्हे विंग आंखें बंद करके ध्यान करने लगा कि जांगफू, ओए जांगफू, काना काया? जांगफू ने काना काया मामा? Hangundun, oh ini cobrati, अब जांगफू जोगा मामा। चलो अब तुम भी मई के पास सो जाओ। कल विद्यालय बंद है। हम दाइलू और साऊजी के साथ सब्जियां तोड़ने और कुछ जंगली फल लाने जाएंगे। मामा, ओ आईनी शुभ रात्रि। वो आईनी शुभ रात्रि। इसी तरह वक्त बीतता रहा। नन्हे विंग जांगफू के इंतजार में रास्ते के तरफ देखा करता है। दुखी होने का मन है, लेकिन उसे याद आता है मामा ने कही थी अगर वो रोएगा तो वांगजी को भी बुरा महसूस होगा। दूसरी तरफ जुमिंग गांव में
1 महीना होने को है, लेकिन काम ख़त्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद नन्हे विंग दोपहर के वक्त विद्यालय से घर लौट रहा है। देखा बोंग आ चुका है। वो तुरंत दौड़ते दौड़ते बोंग के घर पहुंचा। उसका नज़र जांगफू के खोज में है। वो बस जांगफू कहते हुए कस गले लगाना चाहता है, लेकिन देखा ज़्यादा लोग नहीं आए हैं। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।